लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी पा गए हैं मेहनत करके और बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, लोगों के भविष्य का निर्धारण करते हैं, तो क्या वो यही आंकड़े ले आ रहे हैं सीट पर बैठकर? कहीं ना कहीं दुखद भी है, चिंताजनक भी है। और जिन कर्मचारी को अभी तक पुनर्नियोजित नहीं किया गया है, उनके साथ और उनके परिवार के साथ अन्याय और धोखा भी। साथियों, बने रहिए हमारे साथ। हम इन कर्मचारियों के लिए जो बाहर हैं अभी, उनके लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। बस यदि साथ देंगे तो, यदि उन्होंने साथ छोड़ दिया तो मैं भी काम बंद कर दूंगा। यदि साथ बने रहेंगे तो मैं उनको न्याय दिला के रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें यदि हाईकोर्ट जाना पड़ा तो जाओ। और इस नोट शीट के उस पन्ने पर जहां पर गड़बड़ियां होना स्टार्ट हो गई हैं, और ये आपको बता दें कि पहले पन्ने से ही गड़बड़ियां स्टार्ट है और आखिरी पन्ने तक तो पहुंचते पहुंचते हालत ही खराब हो गई मेरी। पढ़ पढ़ के मैंने पूरा 319 पन्ने खगाल डाले। इतनी गलतियां, इतनी गलतियां, इतनी अनियमितता बरती गई है पुनर्नियोजन में कि मैं कुछ कहने लायक ही नहीं हूं। मैं क्या कहूं? अधिकारी नाराज हो जाएंगे यदि हर चीज हम सामने ला के रख दिए। लेकिन समस्या अभी बीमा लेखापालों के साथ जो है, तो जूझना तो हमें पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आज एक गलती और पहले पेज की और लगभग आखिरी पेज पहुंचते पहुंचते उस पेज की हम डाटा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आप समझिए और आपके समझ में आ जाए तो मुझे भी कमेंट्स में जरूर आप समझा देना, बता देना। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं बेरोजगार हूं, तो शायद मेरे आंकड़े गलत हो सकते हैं। लेकिन जो पढ़ लिख के बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हैं, पूरी पुनर्नियोजन समिति बनाई है, तो उनसे तो गलती नहीं हो सकती, ये तो मैं मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी आंकड़े बताएंगे कि गलतियां कहां पर है। चलिए चलते हैं आंकड़ों पर। साथियों नमस्कार, मैं कपिल सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ। साथियों, एक आरटीआई मैंने लगाई, 316 पन्ने ये पूरे प्राप्त हुए हैं। ये आरटीआई दरअसल निष्कासित कर्मचारी जो थे उनका पुनर्नियोजन किया गया था, अगस्त 2019 से स्टार्ट हुआ था और लगातार चला है आगे करीब 9-10 चरण। अभी भी बाकी पड़े हैं कुछ कर्मचारी, जिसमें दिमाग लेखापाल अहम है, उनकी संख्या थोड़ा ज्यादा है। तो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये आरटीआई लगाई थी। लेकिन ये आरटीआई जब हमारे पास आई, इसके आंकड़े जब हमने देखे तो हमें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि मैं कहीं सरकारी स्कूल से तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए मेरे आंकड़े शायद पढ़ने में गलत आ रहे हैं। सच्चाई भी यही है कि मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं। लेकिन जिन्होंने ये नोट शीट चलाई है, उम्मीद करता हूं कि शायद सरकारी स्कूल के ना हो, और ये सरकारी स्कूल के हैं भी, तो चूंकि वो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से की हो, तो उनसे गलतियां होना, मैं तो नहीं मानता कि उनसे गलतियां हो सकती। लेकिन मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा स्टूडेंट रहा हूं, विद्यार्थी रहा हूं, तो मैं मानता हूं कि मुझसे गलतियां हो सकती हैं। वीडियो को आगे आप देखिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि गलती मैं कर रहा हूं या विभाग कर रहा है। ये जरूर कमेंट्स करिएगा कि गलती इस नोट शीट में किसने की है, वो गलतियां क्या है। इसमें गलतियां तो खैर बहुत, हर एक पेज पर कोई ना कोई गलती की गई अपनी सुविधा के अनुसार। विभाग ने पुनर्नियोजन जो समिति थी पूरी, वो अपने सुविधा के अनुसार हर जगह कुछ ना कुछ परिवर्तन किया है, और वो परिवर्तन कहीं ना कहीं गलत हो गया है। उन्होंने किया तो अपने हिसाब से बहुत अच्छे से, लेकिन जब उसको मैच किया जाता है एक दूसरे के साथ, जितने भी इसमें पद पुनर्नियोजित किए गए हैं, जो शर्तें रखी गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिफर हो रही, एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। तो समस्या जो है सबसे बड़ी यही है कि इसके जो आंकड़े हैं, आज हम सिर्फ एक बात करेंगे इस नोटशीट की कमी की। जो आंकड़ा इन्होंने प्रस्तुत किया है निष्कासित कर्मचारियों का, आय आवेदनों का, युक्तिकरण का और पुनर्नियोजन का, वही आंकड़ा हम आपके सामने लेके आए हैं
और उन आंकड़ों को कैसे मैच करना है, ये कैसे मैच होंगे, या तो वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बताएगा, या तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ये चयन समिति जो पुनर्नियोजन समिति थी वो बताएगी, या फिर हाई कोर्ट बताएगा कि आखिर ये गड़बड़ियां आंकड़ों में कैसे हो रही। तो चलिए साथियों, हम थोड़ा सा आंकड़ों पे चलते हैं और हम बकायदा लेख करके आपको बताते हैं, और इसका भी हम पेज की कॉपी लगाएंगे। उसके बाद आंकड़े की जो गुणा भाग है, जोड़ घटाना है, वो हम करेंगे। साथियों चलिए चलते हैं अपने गुणा भाग पे, जोड़ घटाने पे, और इस नोट शीट के उस साथियों चलिए इन्होंने जो नोट शीट चलाई है, नोट शीट के हम पहले पन्ने पर चलते हैं। पहले पन्ने पे इन्होंने जो लिखा है वो चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा आंकड़े का गुणा भाग करेंगे, जोड़ घटाना करेंगे। आप बताइएगा कि मैं गलत हूं या फिर विभाग गलत है। कमेंट्स करिएगा, जरूर कमेंट्स करिएगा, हम कमेंट्स के लिए इंतजार करेंगे आपका। तो साथियों, जो 17 कैडरों के कुल निष्कासित संख्या जो बताई गई है विभाग के द्वारा इस नोटशीट में, नोटशीट बकायदा प्रमाणित है आरटीआई की सील से, तो वो संख्या इन्होंने 450 बताई है। 450 इनके हिसाब से 450 लोगों को 17 कैडर के मिला के कर्मचारी बाहर किए गए, लेकिन इन्होंने तत्काल प्रभाव से ही जो खाली अन्य पद पड़े थे तो उस पर इन कर्मचारियों का युक्तियुक्तकरण करके नियुक्ति दी। वो संख्या इन्होंने जो बताई है कि 450 में से हमने 263 लोगों को तत्काल प्रभाव से पुनर्नियोजित कर दिया। अब 263, 450 में से 263 लोगों को पुनर्नियोजित कर दिया गया। अब जो शेष संख्या बचती है वो बचती है 187। अब यहां पर थोड़ा सा आंकड़ों का खेल जो है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। आप समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो इन्होंने 450 के पहले लगभग शब्द का उपयोग किया है कि लगभग 450 लोगों को निकाला गया। तो ये लगभग शब्द क्यों आया? क्योंकि जब आप वित्तीय खर्च करते हैं, कहीं भी वित्तीय मामला होता है, तो उसमें लगभग शब्द का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है कि लगभग इतना खर्च हुआ, क्योंकि ये आंकड़े हैं, आपने आंकड़े प्रमाणित दिए हैं, और प्रमाणित आंकड़ों में लगभग शब्द का उपयोग कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो लगभग शब्द का उपयोग, क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि हमने कितने कर्मचारी निकाले हैं, क्योंकि इन कर्मचारियों को इन्होंने भुगतान किया है, मानदेय दिया है, वेतन मान दिया है, सैलरी दी है, आप जो भी कहना चाहे वो कह लीजिए। और यदि सैलरी दे रहे हैं तो इनके पास एक निश्चित संख्या तो होनी चाहिए। तो लगभग शब्द का उपयोग यहीं से प्रारंभ होता है भ्रष्टाचार। कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला पहले से ही दिमाग में था कि आगे चल के पूरा पुनर्नियोजन में गड़बड़ घोटाला करना है, इसलिए पहले लगभग शब्द का उपयोग कर लिया जाए। तो साथियों, लगभग के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो जब 450 में से 263 का इन्होंने युक्तियुक्तकरण करके पुनर्नियोजित कर दिया खाली पदों पर, तो अब जो कर्मचारी जो निकाले गए थे उनकी संख्या कितनी बच रही है? 187। अब यहां आप समझने की आप कोशिश करिएगा। 187 यदि 2019 अगस्त में फिर से जो शेष कर्मचारी रह गए थे निष्कासित, उनका पुनर्नियोजन के लिए पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है, उसके बाद आवेदन जमा किए जाते हैं। अब यहां एक बात और समझिएगा कि जो ये 263 लोग हैं जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, तो क्या वो फिर से आवेदन करेंगे दोबारा? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से नौकरी कर रहे हैं। तो आवेदन कौन करेगा? ये जो 187 लोग हैं, यही लोग आवेदन करेंगे, बाकी कोई आवेदन नहीं करेगा। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, विभाग को भी समझना पड़ेगा आने वाले समय में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि यह नोट शीट हाई कोर्ट जबलपुर तक जा सकती है यदि बीमाक लेखापालों का पुनर्नियोजन नहीं होता। तो यदि पुनर्नियोजन हो जाता है, लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उनको यदि न्याय मिल जाता है, तो हमें कोई लेना देना नहीं है। ये आप लोग भी जानते हैं, हमने पहले भी लड़ाई लड़ी थी।
अन्याय हुआ था महिलाओं के साथ डीपीएम, डैम और डीसीएम के मामले में। जब भर्ती इन्होंने आंतरिक भर्ती कर ली थी तो वो केस लड़ा हमने, और वो केस हमने विजय हासिल की, उसमें कोई दो राय नहीं थी। और इसमें भी मैं विजय हासिल करूंगा यदि जाना पड़ा मुझे हाई कोर्ट, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हर पन्ने पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब चलिए ये आंकड़ा जो है, तो आवेदन कितने आने चाहिए थे? 187, लेकिन आवेदन आए कितने? अब हम आपको वही आंकड़ा बताने जा रहे हैं। अब ये लास्ट में लगभग हम चलते हैं। इन्होंने जो शुरू में एक नोट शीट लगाई थी कि 31 मार्च 2016 में 17 कैडर जो निकाले गए थे, उसमें वर्तमान में कर्मचारी कितने कार्यरत थे। ये नोट शीट आप ऐसे देख लीजिए। यही नोट शीट आखिरी में लगाई गई है। इस आखिरी में नहीं कहेंगे, लेकिन क्रमशः लगाई गई है। और इस पे जो कार्यवाही की गई है वो हम आपको तारीख भी बताना चाहेंगे कि 30/3/2022 की कार्यवाही की नोट शीट में आया है। और ये जो शुरू वाली नोट शीट थी, तो ये शुरू वाली नोट शीट जो कार्यवाही में थी 22/8/2019 की थी। तो ये नोट शीट चलते चलते आगे बदल गई, इसकी संख्या बदल गई, आंकड़े बदल गए। ये बात मेरे समझ में नहीं आए, क्योंकि ये लेख है, कोई भीड़ नहीं है कि 10 लोग घुस गए। भीड़ में कहीं भी 10, 50, 100 घुस जाते हैं तो वहां आंकड़े गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन ये चूंकि लेख है, लेख में ऐसा कभी भी गलती नहीं होती। जो शुरू की नोट शीट की संख्या जो होती है, निष्कासित कर्मचारी जो 31 मार्च 2016 की स्थिति में कार्यरत थे, वो आगे चल के बदल कैसे गई, हम आपको वही चीज बताएं। तो अब चलिए 187 जो ये बचे थे, 187 माइनस कितना? अब इन्होंने आंकड़ा जो दिया कि कुल आवेदन प्राप्त हुए निष्कासित कर्मचारियों की बात चल रही है। जो युक्तियुक्तकरण हो चुका है उनके आवेदन की बात नहीं चल रही है, क्योंकि वो तो अगस्त 2019 के पहले ही हो गए थे। तो वो दोबारा आवेदन करेंगे नहीं, क्योंकि नौकरी में ही है। यदि उनको आवेदन करना भी होगा तो रेगुलर नौकरी के लिए करेंगे, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नहीं करेंगे। तो अब उनको फिर से जब आमंत्रित किया गया, एडवर्टाइजमेंट निकाली गई कि जो शेष कर्मचारी बच गए हैं, जो 2016 में 31 मार्च को निकाले गए थे, उनका पुनर्नियोजन किया जाना है। अब यहां पर युक्तियुक्तकरण की बात खत्म हो गई, अब पुनर्नियोजन की बात हो गई। तो पुनर्नियोजन किया जाना है तो लोग आवेदन करिए, आमंत्रित किया गया आवेदन। तो वो आवेदन कितने आए? 433। अब आंकड़ा यहीं आप समझिए, 450 लोगों को इन्होंने 17 कैडर के कर्मचारियों को निकाला था। उसमें से ये जो 263 थे, इनका इन्होंने युक्तियुक्तकरण कर दिया। अब जो शेष बचे वो 187 बचे। और जब ये पुनर्नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं अगस्त 2019 में, तो ये संख्या जो आवेदन आने की होती है 433 हो जाती है। कैसे? ये आवेदन कहां से आए? ये कौन है? आखिर इसकी खोज तो करनी चाहिए, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला है कि जब कर्मचारी पहले ही 263 पुनर्नियोजित हो चुके थे और शेष बचे थे 187, तो 187 को आमंत्रित किया गया था पुनर्नियोजन के लिए। तो ये आवेदन जो है 433 कहां से आ गए? अब जो ये आवेदन है ये तो प्लस में जा रहे हैं, ये प्लस संख्या हो गई, जबकि होना रियल में यही था, 187 लोगों का आना था। तो ये आंकड़ा थोड़ा सा आप समझिएगा, मुझे ही बताइएगा। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी पा गए हैं मेहनत करके और बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, लोगों के भविष्य का निर्धारण करते हैं, तो क्या वो यही आंकड़े ले आ रहे हैं सीट पर बैठकर? कहीं ना कहीं दुखद भी है, चिंताजनक भी है। और जिन कर्मचारी को अभी तक पुनर्नियोजित नहीं किया गया है, उनके साथ और उनके परिवार के साथ अन्याय और धोखा भी। साथियों, बने रहिए हमारे साथ। हम इन कर्मचारियों के लिए जो बाहर हैं अभी, उनके लिए लड़ रहे हैं
और लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। बस यदि साथ देंगे तो, यदि उन्होंने साथ छोड़ दिया तो मैं भी काम बंद कर दूंगा, यदि साथ बने रहेंगे तो मैं उनको न्याय दिला के रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें यदि हाई कोर्ट जाना पड़ा तो जाओ। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।